हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। हमने कल एक पार्ट डाला था मोटिवेशनल थ्योरी का, जो था अब्राहम मास्लो की थ्योरी। हमने उसमें डिस्कस की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये लर्न विद कंसिस्टेंसी जो चैनल है वो स्पेशली यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट में, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको डेली बेसिस पे इस चैनल पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के। ठीक है। और जो कल का पार्ट 1 था मोटिवेशनल थ्योरी का, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिन्होंने भी वो पार्ट नहीं देखा है, प्लीज वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक है उससे जाके देख सकते हैं। आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारी मोटिवेशनल थ्योरीज। ठीक है, पार्ट 2। कल की वीडियो में हमने अब्राहम मास्लो की थ्योरी को पढ़ा था। आज हम हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी को पढ़ेंगे। जो ये मोटिवेशन की सेकंड थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी, ये हर्ट्जबर्ग के द्वारा दी गई है। इसे हम हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी मॉडल भी बोलते हैं और टू फैक्टर थ्योरी मॉडल भी बोलते हैं। हर्ट्जबर्ग ने इस मॉडल में क्या बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स की मोटिवेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो हर्ट्जबर्ग ने क्या बताया है, इसको हम टू फैक्टर थ्योरी बेसिकली बोलते क्यों हैं, क्योंकि इसका जो मेन कंसर्न है वो है टू फैक्टर्स पे, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में फैक्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं जिससे एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन लेवल है वो स्टिमुलेट या इन्फ्लुएंस होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होते हैं मोटिवेटर्स और एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स। सबसे पहले आ जाता है मोटिवेटिंग फैक्टर्स। इनको हम जॉब फैक्टर्स भी बोलते हैं। हम इनको बेसिकली जॉब फैक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉय जो पर्टिकुलर जॉब कर रहा है उससे रिलेटेड ये फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम जॉब फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक की पॉइंट ये है कि अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो उससे जो एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है इसमें कि अगर ये फैक्टर्स कंपनी में प्रेजेंट होंगे तो जो एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल है बढ़ जाएगा, और जब उसका वो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा तो वो अपने काम को, जो उसे पर्टिकुलर टास्क दिया गया है, वो उसे फुल एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम जॉब फैक्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअली जॉब से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स को हम नॉन जॉब फैक्टर्स भी बोलते हैं। अब आप सोचोगे इन्हें नॉन जॉब फैक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड नहीं होते। जिस एनवायरनमेंट में, जिस सराउंडिंग में एम्प्लॉय काम कर रहा है या वर्कर काम कर रहा है उससे रिलेटेड ये फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम नॉन जॉब फैक्टर्स बोलते हैं। और इनका दूसरा नाम हाइजीन फैक्टर्स भी होता है। हाइजीन फैक्टर्स की एक मेन की पॉइंट ये है कि अगर ये एब्सेंट होंगे, देखो अगर ये प्रेजेंट होंगे तो इससे एम्प्लॉयज को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है, उसका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर ये एब्सेंट होंगे, अगर ये सपोज हमारा जो जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, वेंटिलेशन की नहीं है ना, टेम्परेचर बहुत हाई है, साफ सफाई नहीं है आसपास के एरिया में, तो उससे जो हमारा क्या होगा कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिर जाएगा और फिर हम उस पर्टिकुलर टास्क को फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको नॉन जॉब फैक्टर्स भी बोला है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट इसलिए ही हैं कि जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं अगर ये एब्सेंट हैं तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज का जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर्स अगर हैं तो उससे एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर हाइजीन फैक्टर के होने से उसका कोई जॉब सेटिस्फेक्शन
बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन उसके एब्सेंट होने से उसका घट जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि दो फैक्टर थ्योरी में मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर, इन दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला मोटिवेटर में आता है अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, द वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ। और हाइजीन फैक्टर में आता है कंपनीज की पॉलिसी, सुपरविजन, रिलेशनशिप्स, वर्क कंडीशन, रेम्यूनरेशन, सैलरी एंड सिक्योरिटी। अब इन सारे फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, अचीवमेंट। देखो, आपने किसी भी एम्प्लॉय को कोई पर्टिकुलर टास्क दिया है करने के लिए, ठीक है, और वो बहुत डिफिकल्ट है और उसने फुल एफिशिएंसी के साथ उस टारगेट को टाइम पे कंप्लीट किया, तो उसे एक ऐसी सेंस ऑफ अचीवमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उसे ऐसा फील हो कि हाँ, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। अगर हम उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उससे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बूस्ट अप हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में क्या है कि हमें एम्प्लॉयज को उसकी सक्सेस के लिए उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, उसे प्रेज रिकॉग्निशन देनी चाहिए। और ये जो रिकॉग्निशन है ये उसे उसके सुपीरियर्स और पीयर्स दोनों से मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्क इटसेल्फ। अब देखो, एम्प्लॉयज मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एम्प्लॉयज काम करते हैं और हर किसी की स्पेशलाइजेशन अलग अलग होती है। तो हर एम्प्लॉयज को उसकी स्पेशलाइजेशन, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क देना चाहिए। अगर वो जो हम उसे पर्टिकुलर टास्क दे रहे हैं वो अगर उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उस काम को ढंग से कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी वहीं गिर जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि जो जॉब उसे दी जा रही है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वेरिड। वेरिड का मतलब है कि वो जो टास्क है वो बार बार उसे वेरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक काम दे दिया, होल लाइफ वो वही काम कर रहा है, तो उससे बोर्डम फील हो जाएगी और उसकी स्पेशलाइजेशन गिर जाएगी। तो इसलिए उसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क देते रहना चाहिए और उन्हें एक तरीके का उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग चैलेंजेस भी देने चाहिए ताकि उससे एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट रहें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज का डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, कैबर्ट जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे या फिर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। तो उनको क्या होता है कि मतलब जो जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कुछ एम्प्लॉयज को तो अच्छे लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, कुछ को नहीं दी जाती। तो जिनको नहीं दी जाती वो अपने आप में अपने इंफीरियर फील करते हैं ना अपने लिए। तो फिर क्या होना चाहिए कि हर एम्प्लॉयज को जो उन्हें काम दिया गया है उसके रिगार्डिंग उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड फील कर सके। नेक्स्ट हमारे पास होता है एडवांसमेंट। अब उन्हें जो काम दिया गया है, प्रेज कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज भी देनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या बोला है कि जो भी जॉब आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो तो वो ऐसी होनी चाहिए ताकि वो उससे कुछ सीख सके, मतलब अपनी पर्सनल उसकी ग्रोथ हो। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या प्रोवाइड करानी चाहिए, सेमिनार्स कंडक्ट कराने चाहिए ताकि उनकी पर्सनल लेवल पे भी ग्रोथ हो सके। ठीक है, जिससे आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। अब नेक्स्ट होते हैं हमारे पास हाइजीन फैक्टर। मैंने आपको बताया था कि हाइजीन फैक्टर को हम नॉन जॉब फैक्टर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इन्हें नॉन जॉब फैक्टर्स? क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड नहीं होते। जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरनमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहा है ये उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारे पास कंपनी की पॉलिसी। देखो, पहली बात तो जो कंपनी की पॉलिसीज है वो हर एम्प्लॉय के लिए फेयर और क्लियर होनी चाहिए। मतलब उन्हें टारगेट देने से पहले जो पॉलिसीज हैं वो उन्हें क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज को जब वो काम कर रहा है तो उसे पहले से ही हर चीज के बारे में पता हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं अगर ये कंपनी में प्रेजेंट हैं तो इससे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये एब्सेंट है तो उससे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हो जाएगा। अगर कंपनी की पॉलिसी क्लियरली डिफाइन है
तो अच्छी बात है, लेकिन अगर क्लियरली डिफाइन नहीं होंगी तो वो क्या एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे एम्प्लॉयज? नहीं कर पाएंगे, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी प्रॉपर टाइम पे अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सुपरविजन। अब जो सुपरविजन है, मतलब उनको जो सुपरवाइज किया जा रहा है, सुपरवाइजर है, वो भी फेयर और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और हर एम्प्लॉय को उन जो भी उन्हें काम दिया गया है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर ऑटोनॉमी, प्रॉपर ऑथोरिटी देनी चाहिए, ताकि वो अपने उस बाउंड्री में रह के डिसीजन ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है रिलेशनशिप। देखो, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, क्या हम ऑलवेज फॉर्मली काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल होना भी जरूरी है। तो इसलिए एम्प्लॉयज का जो रिलेशनशिप है उसके पीयर्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, वो एक अप्रोप्रिएट हेल्दी होना चाहिए, ताकि इससे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं वर्क कंडीशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स हमारे काम को बहुत इफेक्ट करती हैं, ये हम सब जानते हैं। अगर एक हम अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो हम पहली बात हेल्दी भी रहेंगे, और हम उस काम को प्रॉपर तरीके से कर भी पाएंगे। ठीक है, तो जो वर्कर्स होते हैं वो मशीन्स पे काम करते हैं, ठीक है, और तो जो उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट है या फिर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो पहली बात सेफ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए, और उन्हें हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर हर चीज की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास सैलरी। अब आप कहोगे सर सैलरी तो जॉब, मैम सैलरी तो जॉब फैक्टर से रिलेटेड होता है। देखो, जॉब फैक्टर से रिलेटेड है, लेकिन सैलरी हमारा एक तरीके का नॉन जॉब फैक्टर होता है। ये तो है नहीं कि अगर देखो हमें सैलरी मिल रही है तो क्या हम मतलब मोटिवेट होंगे? नहीं, क्योंकि हम सैलरी के लिए ही तो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये होता है कि अगर सैलरी हमें प्रॉपर रीजनेबल मिल रही है हमारे काम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दो एम्प्लॉयज है किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, एक की सैलरी ज्यादा है, एक की सैलरी कम है, तो जिसकी सैलरी कम है वो पहली बात अपने आप को इंफीरियर फील करेगा, और फिर क्या होगा, उसका प्रोडक्टिविटी लेवल गिर जाएगा। तो इसलिए जो सैलरी है वो भी फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए, और सेम इंडस्ट्री में वो कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड की जानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक है, अब आ जाता है स्टेटस। देखो, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले काम नहीं कर सकती। ऑर्गेनाइजेशन बनती ही किससे? एम्प्लॉयज, वर्कर से बनती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने सारे एम्प्लॉयज का एक स्टेटस मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनका प्रॉपर स्टेटस होगा तो जो एम्प्लॉयज हैं वो भी अपने आप को क्या फील करेंगे, वो अपने आप को ये मानेंगे कि हाँ चलो ऑर्गेनाइजेशन हमें अपना पार्ट मानती है, इंपॉर्टेंट पार्ट मानती है, कि भाई हमारे बिना ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन के बिना एम्प्लॉयज भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने सारे एम्प्लॉयज का प्रॉपर स्टेटस मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी। अब मैंने आपको कल उसमें पढ़ाया था अब्राहम मास्लो की थ्योरी में कि एक सिक्योरिटी नीड होती है। हर पर्सन को सैलरी के साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहिए, कि हाँ भाई उसकी जॉब सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन बुलाया उसे और सेकेंड डे उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। नो, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि एम्प्लॉयज का कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा के देती है, मेडिकल इंश्योरेंस करा के देती है, जिससे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। ठीक है, तो आज की जो थ्योरी थी वो इतनी ही थी, जिसमें हमने मोटिवेटिंग फैक्टर्स पढ़े, हाइजीन फैक्टर्स पढ़े। ठीक है, ये दो फैक्टर्स, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करूंगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।